हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज हमारा इकोनॉमी का 8th लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं सबसे पहले तो एमएसएमई सेक्टर, उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर, देन आफ्टर टेक्सटाइल, देन आफ्टर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। और इनके साथ साथ जब मैं ये टॉपिक्स कवर कर रहा हूँगा तो इकोनॉमिक सर्वे में इनके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक सर्वे 1920 में कुछ भी आया है इनके रिलेटेड, वो भी हम साथ में ही कवर करेंगे। क्लियर? चलिए सबसे पहले चलते हैं एमएसएमई। तो फ्रेंड्स, एमएसएमई है क्या? एमएसएमई वो सेक्टर जिसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंसीडर की जाती हैं। ठीक है। अब एक 2006 का एक्ट है और एक 2018 का बिल है, अमेंडमेंट बिल। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो जो 2006 वाला हमारा एक बिल था, जो हमारा एक्ट था, उसमें आपकी एमएसएमई कैसे डिफाइन की जाती थी? वो थी आपकी किस बेसिस के ऊपर? आपकी इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर। इन्वेस्टमेंट, आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, माइक्रो, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर लूँ तो माइक्रो वो जिनमें 25 लाख या उससे कम तक की आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है। उसके बाद स्मॉल 25 से 5 करोड़ और मीडियम क्या है 5 से 10 करोड़। ये इन्वेस्टमेंट मॉडल है। और सर्विसेज में भी सेम था कि माइक्रो किसको बोला जाएगा? 10 लाख, माइक्रो से स्मॉल के लिए 10 से 2 करोड़ और मीडियम कौन सी? 2 to 5 करोड़। ठीक। अब 2018 का जो बिल आया है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या बोला गया कि रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे आपकी टोटल एनुअल टर्नओवर कितनी है। ठीक है। एनुअल टर्नओवर के बेसिस के ऊपर हम एमएसएमई को डिफाइन करेंगे। ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग दोनों ही सेक्टर्स में, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है चाहे सर्विस सेक्टर है, माइक्रो वो जिसमें आपकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ है, स्मॉल वो जिसमें 5 से 75 करोड़ है, और मीडियम वो जिसमें 75 to 250 करोड़ है। तो ये सारे चेंजेस किए गए हैं 2018 के बिल के अकॉर्डिंग, जो आपको कहता है 2018 का बिल। क्लियर? तो ये है आपका एमएसएमई सेक्टर। आगे चलते हैं। अब अगर देखा जाए एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो अराउंड 30% जो है इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कौन करता है? आपका एमएसएमई सेक्टर। देखिए यहाँ पे 6%, अराउंड 6% इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड अराउंड 25% इन सर्विस सेक्टर। क्लियर? तो कहने का मतलब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि सर्विस सेक्टर में अराउंड 25% ये क्लियर अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग में 6.1%। ठीक है। और ओवरऑल अगर हम देखें इसका एक्सपोर्ट में कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज अराउंड 45%। तो इंडिया के जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, उसमें 45% कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके एमएसएमई सेक्टर का है फ्रेंड्स। ठीक है। इसके बाद ये जो आपका एमएसएमई सेक्टर है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इंडिया में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोर्स है। उसके बाद आपका आता है एमएसएमई सेक्टर। अब इस एमएसएमई सेक्टर में कोई भी इंडस्ट्री आ सकती है। एमएसएमई में हर तरह की इंडस्ट्री होगी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ है, जो इस साल आपको चेंजेस किए गए हैं आपके इस सेक्टर में, ठीक है, कुछ नए रूल्स लेके आई है गवर्नमेंट आपके, जो ये सारे के सारे रूल्स जो है वो आपके बजट में और आपके सर्वे में मेंशन्ड है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है और जिसके 100% चांसेस है कि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज़ ट्रेड्स। ये ट्रेड्स क्या है? ट्रेड्स इज ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये ट्रेड्स है आपका ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। मैं आपको एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाता हूँ। ये हो क्या सकता है, इसमें दो पार्टीज होंगी, एक होगा लेंडर, एक होगा आपका बायर, एक सेलर और एक बायर, नॉट लेंडर एंड बोरोवर। एक सेल करेगा और एक बाय करेगा। अब इसमें सेलर कौन होगा? सेलर सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई सेक्टर हो सकता है। ठीक। अब इसमें क्या काम होता है, देखिए ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह मैं आपको समझाता हूँ इसमें, कि एक एमएसएमई सेक्टर है, उसने किसी इंडस्ट्री को कोई सामान बेचा तो उसके अकॉर्डिंग उसने एक बिल जनरेट किया। ठीक। अब
हो सकता है उस सामान की पेमेंट जो है वो लेट आए, ठीक है, बट एमएसएमई सेक्टर को पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए और आगे प्रोडक्शन के लिए। तो इस केस में क्या है, एक ट्रेड्स मैकेनिज्म है, ये एक ई प्लेटफॉर्म है। अब वो जो बिल जनरेट किया था एमएसएमई सेक्टर ने, वो बिल जो है उसको कहाँ पे सेल आउट किया जाएगा, इस ट्रेड प्लेटफॉर्म में। और इस ट्रेड प्लेटफॉर्म के ऊपर कई बायर्स होंगे, उसमें बैंक भी हो सकता है, उसमें कोई कॉर्पोरेट एंटिटी भी हो सकती है। अब वो बायर क्या है, बायर क्या करेगा, उस बिल को खरीदेगा। अब बिल को खरीदेगा मतलब कैसे हो सकता है, लेट से बिल है 5,000, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो वहाँ पे बिड लगेगी, ठीक है, बिड क्या लगेगी, कोई कहेगा कि ठीक है आपको 5,000, हम आपको ये आपसे 4,500 में खरीदते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिडिंग होती है और जो सबसे सही बिडिंग होगी एमएसएमई सेक्टर उसको अपना वो बिल जो है वो सेल आउट कर देगा। इससे क्या होगा, एमएसएमई के पास पैसा पहुंच गया जो इसको रिक्वायर्ड था आगे प्रोडक्शन के लिए, और जब वो पैसा आना होगा जिस कंपनी ने वो देना है वो वापस आ जाएगा। अब जिसने वो खरीदा है ये ट्रेड्स के थ्रू वो बिल, उसके पास वो पैसा पहुंच जाएगा। क्लियर। तो एमएसएमई सेक्टर को फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए ये ट्रेड्स जो है ये मैकेनिज्म बनाया गया है। ये कौन किसने बनाया है, ये आरबीआई के अंडर आता है जी आपका ये मैकेनिज्म। और इसमें अब क्या हो गया, इसमें क्या कंपलसरी हो गया, ऑल कंपनीज विद अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 500 करोड़ टू बी मैंडेटरली रजिस्टर्ड ऑन ट्रेड्स। ठीक है, जो भी कंपनी जिनकी 500 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है उनको मैंडेटरी हो गया कि उनको ट्रेड प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड करना ही होगा। क्लियर। अब दूसरा चेंज क्या किया गया है कि अगर एमएसएमई को अप टू 1 करोड़ रुपए चाहिए तो उनको वो अप टू 1 करोड़ रुपए जस्ट विद इन 1 आवर उनको अप्रूवल मिल जाएगा लोन का, उनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पहुंच जाएगा। ठीक। नेक्स्ट जो चेंज किया गया है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2%। जो एमएसएमई जीएसटी रिजीम में है, जो एमएसएमई जीएसटी फाइल करती हैं उनके लिए ये स्कीम चलाई गई है जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है कि वो 1 करोड़ तक का अगर कोई भी इंक्रीमेंटल क्रेडिट वो लेते हैं, कोई भी पैसा लोन में लेते हैं इंक्रीमेंटल क्रेडिट जो है, तो उसके ऊपर उनको 2% जो है डिस्काउंट मिलेगा। कि अगर उस क्रेडिट का वैसे इंटरेस्ट चल रहा है 10% तो उनको सिर्फ और सिर्फ 8% पे करना होगा। बट ये सिर्फ किन किन एमएसएमईज के लिए है, सिर्फ और सिर्फ उन एमएसएमईज के लिए जो जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, जो जीएसटी फाइल करती हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। नेक्स्ट जो है, अब ये जितने भी फ्रेंड्स ये यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं यूपीएससी आपको बहुत आसानी से इनमें फंसा सकती है और बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि यूपीएससी इनमें से आपको पक्का पूछेगी ही पूछेगी, क्योंकि ये रीसेंट चेंजेस हैं सारे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए सबसे पहले क्या था, जो आपकी सेंट्रल आपकी कंपनीज है, पीएसयूज हैं, या कोई भी सेंट्रल पीएसयू या कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी है, उनके लिए कंपलसरी था कि वो 20% जो है अपना टोटल इनपुट जो है वो एमएसएमई से खरीदेंगे। बट अब इसको चेंज करके कितना कर दिया गया है, दे हैव टू प्रोक्योर एटलीस्ट 25% फ्रॉम एमएसएमईज। ठीक है, 25%, 20 से बढ़ा के इसको कितना कर दिया है 25%, दे हैव टू प्रोक्योर फ्रॉम एमएसएमई सेक्टर ओनली। क्लियर। अब इस 25 में से भी जो नेक्स्ट चेंज किया गया है, टोटल 25 में से 3% दे हैव टू प्रोक्योर फ्रॉम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। 25% टोटल एमएसएमई में से, और टोटल एमएसएमई 25 में से 3% जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो उन एमएसएमई में से खरीदना होगा जिनकी हेड कौन है, विमेन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट जो चेंज किया गया है, ऑल सेंट्रल पीएसयूज जितनी भी हैं दे हैव टू कंपल्सरी प्रोक्योर थ्रू जेम पोर्टल। ये वो पोर्टल है फ्रेंड्स जहाँ पे जितनी गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट होती है, जितनी गवर्नमेंट की एंटिटीज़ है, वो कुछ भी उन्होंने प्रोक्योर करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी पोर्टल से ही वो प्रोक्योर कर सकते हैं। तो इसके थ्रू अब इनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है, जो भी सेंट्रल आपकी अंडरटेकिंग्स हैं, कि उनको कंपलसरी इस जेम पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। ठीक। नेक्स्ट चेंजेस क्या किए गए हैं, सिंगल कंसेंट अंडर एयर एंड वाटर पोल्यूशन लॉज। अब पहले क्या था कि आपको एमएसएमई रजिस्टर करनी है
तो उसके लिए आपको हर एक डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना था, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, एक चेंजेस किए गए हैं, कुछ ना कुछ इजी किया गया है। वो इजी क्या है कि एयर और वाटर पोल्यूशन लॉ के अंडर आपको एनओसी एक ही सिंगल एनओसी मिलेगा, और जिससे आप इजीली आगे अपना एमएसएमई जो है सेटअप कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्या है जी, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 20 टेक्नोलॉजी सेंटर्स ओपन करने वाली है और 100 एक्सटेंशन सेंटर्स जो हैं वो एस्टेब्लिश करने वाली है। किस चीज़ के लिए? एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए, उसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज लेके आने के लिए। क्योंकि अभी क्या है, जो आपके एमएसएमई सेक्टर है वहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, वो इतने टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं है। तो उनको टेक्निकली एक्सपर्ट बनाने के लिए और सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए 20 टेक्नोलॉजी सेंटर्स एंड 100 एक्सटेंशन सेंटर्स जो हैं वो सेटअप किए जा रहे हैं विद द कॉस्ट ऑफ 6,000 करोड़। क्लियर। अब इस एमएसएमई सेक्टर में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, वो है ये देखिए, यहाँ पे एक ड्वार्फ करके वर्ड है। ड्वार्फ मतलब होता है छोटा, ठीक है। अब शॉर्ट, ये वो फर्म्स हैं जिनमें टोटल वर्कर्स जो हैं वो लेस देन 100 वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। वो एमएसएमईज जिनमें 100 वर्कर्स से कम वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं, उनको बोला जाता है ड्वार्फ आपकी एमएसएमईज। अब प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, इनकी टोटल एमएसएमई सेक्टर में जो आपका ड्वार्फ एमएसएमईज हैं, दे अकाउंट फॉर मोर देन 50%। टोटल 50% से ऊपर जितनी भी एमएसएमई इंडिया में रजिस्टर्ड है, उनमें से 50% वो हैं वो छोटी हैं, ठीक है। अब देखिए इनका कंट्रीब्यूशन आगे देखते हैं हम। एम्प्लॉयमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 14% है, और प्रोडक्टिविटी में इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 8%। तो मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि टोटल इंडस्ट्री का 50% जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8% प्रोड्यूस कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 14% को काम दे रहा है। अब दूसरी तरफ जो आपकी लार्ज फर्म्स हैं, जो बड़ी फर्म, लार्ज किसको बोलेंगे, जिसमें 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये जितनी भी है इनकी प्रोडक्टिविटी 90%, प्रोडक्टिविटी इनकी 90% है, और ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं किसको, 75% को, ठीक है। अब देखिए कि लार्ज जो फर्म्स हैं, और वो हैं कितनी, यहाँ पे आपको दिखाया गया है 15%। ये टोटल जो आपकी फर्म्स हैं, लार्ज फर्म्स, इनके नंबर कम है बट प्रोडक्टिविटी इनकी ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ज़्यादा है। तो हमारा टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है कि जो आपकी ड्वार्फ एमएसएमईज हैं, जो छोटी एमएसएमईज हैं, उनमें देखा जाए कि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, क्यों उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, क्यों वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे, ठीक। तो इसीलिए हमने ये टेक्नोलॉजी सेंटर्स एंड एक्सटेंशन सेंटर्स बनाए हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब चलिए, ये तो था आपका एमएसएमई सेक्टर का फ्रेंड, जो भी आपके सर्वे में बताया गया है, जो कुछ भी नए चेंजेस आए हैं वो हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर। फ्रेंड्स, ये जितने भी आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, याद रखिएगा प्री के लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है, अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। चलिए, अब टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बात करते हैं। जो इंडिया है, इंडिया इज करंटली वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट। याद रखिएगा, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट कौन है अब, इंडिया में, ठीक है। टेली डेंसिटी, अगर टोटल इंडिया की टेली डेंसिटी देखी जाए तो वो कितनी है जी, 90%। आपको यूपीएससी पूछ सकती है कि इंडिया की टोटल टेली डेंसिटी इज लेस देन 90% या लेस देन 80% या मोर देन 100%। नो, टेली डेंसिटी जो है हमारी 90% है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली है, इस 90% में हमारी रूरल टेली डेंसिटी तो सिर्फ और सिर्फ 57% है, बट हमारी अर्बन टेली डेंसिटी जो है दैट इज 160%। तो अर्बन टेली डेंसिटी आपकी 160% है, और रूरल जो आपकी टेली डेंसिटी है दैट इज बिलो 100, दैट इज जस्ट 57%, और ओवरऑल टेली डेंसिटी इज 90%। क्लियर। अब इसमें भी ये टोटल जितनी भी हमारी टेली डेंसिटी है, उसमें वायरलेस जो टेलीफोन है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 98.27%। टोटल इंडिया की टेलीकॉम सेक्टर में वायरलेस जो है वो है 98.27%, और जो रिमेनिंग है
लैंडलाइन सिर्फ और सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1.73%। फ्रेंड्स, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके इकोनॉमिक सर्वे से ली गई है। क्लियर? टोटल 110% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है ये। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर, इस पूरे टेलीकॉम सेक्टर में सबसे डोमिनेंट कौन है? प्राइवेट सेक्टर। कितना कंट्रीब्यूशन है उसका? 88%। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 88%। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है, ये तो थे फिगर्स जो आपको डायरेक्टली यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, अब एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एक आपकी कमेटी बनाई थी, कमेटी हेडेड बाय राजीव गाबा। राजीव गाबा की एक कमेटी बनाई गई थी, किस चीज़ के लिए? कि जो इस टेलीकॉम सेक्टर में प्रॉब्लम्स आ रही है उनके सोल्यूशन निकालने के लिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक भारत नेट प्रोग्राम है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है फ्रेंड्स, क्योंकि यूपीएससी की एक नेचर है, यूपीएससी ने पहले भी किया है कि यूपीएससी क्या करता है, जो उसकी मेन स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैच द कॉलम। एक साइड पे आपको स्कीम्स बताई जाती हैं और दूसरी साइड पे किस पर्पज़ के लिए वो स्कीम्स हैं वो लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका भारतमाला, सागरमाला, भारत नेट एंड ऑल, ये सारी स्कीम्स पॉसिबल है, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो भारत नेट जो आपका प्रोजेक्ट है, ये किस पर्पज़ के लिए बनाया गया? ये बनाया गया हमारा, ये क्यों चल रहा है? हमारे इंडिया की टोटल 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमने ये भारत नेट जो प्रोजेक्ट है वो चलाया है। ठीक, अब इस भारत नेट प्रोजेक्ट के 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं। यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी मतलब हर एक के पास हो, हर एक के पास। अफोर्डेबिलिटी, ये ना हो कि है बट बहुत महंगा है, हर एक बंदा उसको अफोर्ड कर सके। और क्वालिटी, ये ना हो कि हमने आपको इंटरनेट कनेक्शन तो दे दिया बट स्पीड है ही नहीं। तो 3 प्रिंसिपल मेन है, यूनिवर्सलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी। क्लियर? ये आपके भारत नेट प्रोजेक्ट के अंडर है। आगे चलते हैं। अब टेलीकॉम सेक्टर जब डिस्कस कर रहे हैं तो एक मुद्दा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एजीआर का। आपने अगर आप लोग आप करंट अफेयर्स रेगुलर चेक करते हो तो आज से 2-4 महीने पहले एक मुद्दा चल रहा था जिसको बोला गया था एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये किस में था मुद्दा? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, किनके बीच? टेलीकॉम इंडस्ट्री और जो आपकी टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, इन दोनों के बीच। अब ये मुद्दा क्या था फ्रेंड्स, समझते हैं पहले। देखिए, हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है, इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर, एक नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आई थी 1994 में, इसको लिबरलाइज किया गया। अब देखिए, हमारा 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हमने सब कुछ चेंज किया, बट जो टेलीकॉम सेक्टर को लिबरलाइज करना था हमने, ठीक है, वो हमने कब किया? 1994 की पॉलिसी के बाद। अब इस लिबरलाइजेशन से हुआ क्या, हमने क्या कर दिया, हमने एक फिक्स्ड लाइसेंस फ़ी जो है उसको फिक्स कर दिया। हमने क्या कहा कि कोई भी कंपनी जो टेलीकॉम सेक्टर में पार्टिसिपेट करना चाहती है, आपको टेलीकॉम के लिए, आपको फ्रीक्वेंसी के लिए एक लाइसेंस लेना होगा, उसकी एक फिक्स्ड फीस है। ठीक है, ये हमने 1994 की पॉलिसी के अंडर बना दिया। अब क्या था, गवर्नमेंट को लगा कि यार जो ये फिक्स्ड लाइसेंस फीस है ये ना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और कंपनियां क्या थी, क्योंकि इतना करने के बाद भी 5 साल, देखिए 1994 में हम पॉलिसी लेके आए और टिल 1999 हमने देखा कि अभी भी टेली डेंसिटी कंट्री में बहुत कम है, या कंपनीज जो है, प्राइवेट कंपनीज, वो पार्टिसिपेट करना नहीं चाहती इस सेक्टर में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मॉडल लेके आई जिसको बोला गया रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। ठीक है, अब फिक्स्ड जो आपकी लाइसेंस फीस थी वो खत्म कर दी गई, उसकी जगह पे आ गया एक मॉडल नया, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। ठीक है, अब गवर्नमेंट कहती कि आप एक साल में जो आपका टोटल रेवेन्यू है उसका ये फिक्स शेयर होगा जो आपको गवर्नमेंट को देना होगा। इसी में आपकी स्पेक्ट्रम की फीस आ गई, इसी में आपकी लाइसेंस की फीस आ गई। क्लियर? अब ये क्लियर हो गया। अब दिक्कत क्या थी, जब अब आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है ये क्या कहता है जी, प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कहता कि हम रेवेन्यू में सारा रेवेन्यू काउंट करेंगे, वेदर इट इज़ फ्रॉम
टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और एनी अदर सर्विसेज, ठीक है। नॉन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज कैसे, डिपॉजिट, इंटरेस्ट एंड सेल ऑफ एसेट्स, कि कंपनी के पास अपनी एसेट्स हैं वो उसको सेल करेगी तो उसका भी जो पैसा आएगा उसको भी हम रेवेन्यू में काउंट करेंगे। ये कौन कहता है जी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक। अब कंपनीज क्या कहती हैं, कंपनीज कहती कि हमारा रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ कहाँ से काउंट किया जाए, जो सिर्फ और सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको आप रेवेन्यू मानिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम यहीं से आपकी प्रॉब्लम बढ़ने लगी। रीज़न, क्योंकि कंपनीज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के थ्रू ही जो पैसा है उसी को रेवेन्यू माना जाए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कहता है कि चाहे टेलीकॉम चाहे नॉन टेलीकॉम आपकी कोई भी सोर्सेज है, जितना आपकी जेब में पैसा आ गया हम उसको रेवेन्यू मानेंगे, ठीक। तो ये मुद्दा हो गया, ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने किसकी फेवर में ये अपनी वर्डिक्ट सुनाई, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के फेवर में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, लेट्स से कि पहले कंपनी की जेब से जा रहा था 1000 रुपीज़, ठीक है। अब क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट कर रही थी, टेलीकम्युनिकेशंस को, ठीक है। अब उसकी नॉन टेलीकम्युनिकेशन जो थी वहाँ से भी उसको 1000 रुपया बन रहा था, बट वो वहाँ पे दिखा नहीं रहा था, ठीक। बट अब जो आपकी वर्डिक्ट आई है इसके अकॉर्डिंग कितना हो गया, टोटल कंपनी को कितना पे करना होगा, 2000 रुपये, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, और ये सॉर्ट आउट की सुप्रीम कोर्ट ने किसकी फेवर में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की फेवर में। क्लियर, आई थिंक कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो मुद्दा है आपको टोटल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है जी आपका टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस साल के सर्वे में एक बात हुई है टेक्निकल टेक्सटाइल्स की, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको टेक्निकल टेक्सटाइल पूछ लिया जाए। रीज़न क्यों टेक्सटाइल इतना इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये वो सेक्टर है जो सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो एमएसएमई सेक्टर भी बोला था, तो मैंने आपको एमएसएमई सेक्टर में बोला था कि एमएसएमई इज अ ब्रॉड टर्म, उसमें सारे सेक्टर्स होंगे आपके, क्लियर। तो टेक्सटाइल एज अ होल ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है आफ्टर एग्रीकल्चर, किस मुद्दे में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मामले में, ठीक है। अब ये अराउंड देखिए कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, ये 4.5 करोड़ को डायरेक्टली और 6 करोड़ को इनडायरेक्टली, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है जी, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड अराउंड 2% ऑफ इंडियाज जीडीपी इन 17-18। कितना परसेंट इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया इंडिया की जीडीपी में, 2%, क्लियर। और ये टोटल कितना कंट्रीब्यूट करता है, 18% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग। टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 18% सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल से आता है, और पूरे इंडिया का एक्सपोर्ट का 2% जो है टेक्सटाइल से आता है। ये वही टेक्सटाइल है दोस्तों जिसमें इंडिया कभी वर्ल्ड लीडर था। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉटन के फैब्रिक फेमस कहाँ के थे, इंडिया के। और ये वही टेक्सटाइल सेक्टर है, वही हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है जिसको ब्रिटिशर्स ने आके ख़त्म किया, क्लियर। अब चलते हैं आगे, देखिए अब दैट शेयर ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इन इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट। देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 2018 और 19 की फिगर है, टोटल एक्सपोर्ट का 12% जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आया है जी, आपका टेक्सटाइल सेक्टर से, क्लियर। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमारी क्लियर होगी, 12% कहाँ से है, एक्सपोर्ट से, 2% किसका है, जीडीपी का, और 18% किसका है जी, मैन्युफैक्चरिंग का, और सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, क्लियर। आगे चलते हैं। अब एक टर्म यूज की गई हमारी सर्वे में, टेक्निकल टेक्सटाइल्स। अब फ्रेंड्स ये टेक्निकल टेक्सटाइल क्या हो सकता है यार, देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल वो, देखिए टेक्सटाइल है तो कपड़ा, ये तो क्लियर है आपको, फैब्रिक की बात की जा रही है। अब कुछ एक फैब्रिक्स होते हैं नॉर्मली हम लोग कपड़े पहनते हैं, दिस इज़ नॉट टेक्निकल टेक्सटाइल। अगर मैं कहूँ कि कोई भी मैंने कर्टन्स लेने हैं, इट इज़ नॉट अ टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल फ्रेंड्स वो है कि आपने सीट बनानी है, कोई गाड़ी की सीट चाहिए, ठीक है, आपने मास्क बनाने हैं, आपने कोई स्विम वेयर बनाना है, आपने
कोई आपका बाहर हमने प्लेन में कुछ लगाना है तो वहाँ पे आपको कोई मटेरियल चाहिए, फैब्रिक चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सारे कंपोनेंट्स जो है, ऐसे सारे मटेरियल्स किसका पार्ट बनते हैं जी, आपके टेक्निकल टेक्सटाइल्स का, ठीक है। दीज आर फंक्शनल फैब्रिक्स दैट हैव एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे सिविल इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर। आज की डेट में अगर मैं मास्क की बात कर लूँ, कोविड-19 चल रहा है, तो मास्क अगर आपको बनाने हैं तो उसके लिए फैब्रिक चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका टेक्निकल टेक्सटाइल होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी, आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, आपके फायरमैन जो रहते हैं, फायर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए आपको कपड़ा डिज़ाइन करना है, उनके सूट डिज़ाइन करना है, तो वो किससे होगा, आपके टेक्निकल टेक्सटाइल से। क्लियर। तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल फ्रेंड्स, इसके 12 टोटल सेगमेंट्स हैं, ये 12 तरह का सेगमेंट है। ये आपके सामने सेगमेंट्स जो है वो लिखे गए हैं, और आपकी ये नेक्स्ट स्लाइड में ये सारे के सारे सेगमेंट्स आपको दिखाए जा रहे हैं कि मेडिटेक में आपके डाइपर्स, सैनिटरी नैपकिन्स आ गए, उसके बाद डिस्पोजेबल्स आ गए, आपके आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स आ गए। ये सारी चीज़ें बनाने के लिए जो फैब्रिक आपको चाहिए वो उसको कहा जाता है आपका टेक्निकल टेक्सटाइल। तो ये 12 आपके सेक्टर्स हैं, और 12 के अंडर आपके जो भी चीज़ें हैं, आप कन्वेयर बेल्ट बनाते हो, ठीक है, आप सीट बेल्ट बनाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए, एक आपको फैब्रिक चाहिए। वो फाइबर किस्म के अंडर आता है जी, आपके टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंडर, ठीक है। अब इनकी इंपॉर्टेंट जान लेते हैं फ्रेंड्स कि है क्या। देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि एडवांटेजेस इनकी सबसे ज़्यादा क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया कि फायर सर्विस प्रोवाइड करने वालों के लिए, या आपकी सीट बेल्ट बनाने के लिए। तो जितने भी आप देखेंगे कि जितनी तरह की इंडस्ट्री है, सब जगह इनकी ज़रूरत पड़ती है। क्लियर, किसी भी फॉर्मेट में। क्लियर। तो अब ये जहाँ पे आपको यूपीएससी पूछ सकती है, एक तो ये कि टेक्निकल टेक्सटाइल है क्या, और दूसरा क्या, दे कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 6% ऑफ द 250 बिलियन ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट। पूरी दुनिया की टेक्सटाइल जो मार्केट है, टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट, उसकी वैल्यू है 250 बिलियन, और उसमें से 6% जो है, अराउंड 6%, वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की जो टोटल इकोनॉमी है उसका 6% जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया मिशन लेके आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको बोला गया नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ठीक है। अब ये टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है क्या, सबसे पहले तो इसका एक सबसे मेन एम है कि हमारे इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है जी इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ठीक है। कि हम जो हमारा अभी 6% है, हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, आज की डेट में हमारा डोमेस्टिक मार्केट साइज जो है, दैट इज़ अराउंड 16 बिलियन, ठीक है। 16 बिलियन जो है, इतना का हम प्रोड्यूस करते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। बट हमारा एम क्या है, इसको कहाँ तक लेके जाना है जी, 40 to 50 बिलियन बाय 2024। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो भी फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूपीएससी प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट हमारी फिगर क्या है, 16 बिलियन, और इसको लेके जाना है 40 to 50 बिलियन बाय 2024। क्लियर। अब उसके बाद ये मिशन है किसके अंडर, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर, ठीक है। अब फ्रेंड्स, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम हो, उसमें आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है कि वो स्कीम बनाई किन लोगों के लिए गई है, उस स्कीम में है क्या, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको कौन सी मिनिस्ट्री जो है हैंडल करती है। ये मिनिस्ट्री यहाँ पे हो सकता था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भी हो सकता था, ठीक है। आपको लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, कॉरपोरेट की बात चल रही है तो हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की बात हो, ठीक है। बट नहीं, यहाँ पे ये आपका नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर। क्लियर। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था जानना। और इसके बाद देखते हैं अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। जो आपका नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, ये हमारा है जी फॉर 4 ईयर्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2020, ठीक है। 2020 से स्टार्ट हो रहा है, 4 साल के लिए है ये मिशन हमारा। ये इसके मेन 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट जो फर्स्ट कंपोनेंट है,
क्या कहता है जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस कीजिए, R&D के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 1000 करोड़ जो है वो इस मिशन के लिए प्लेज किया। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट क्या है जी इसका, आप पहले में तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे और दूसरे में आप टेक्निकल टेक्सटाइल, अगर आपको 16 से 40 बिलियन या 50 बिलियन तक लेके जाना है तो उसकी डिमांड भी तो बढ़ानी होगी ना। तो डिमांड बढ़ाने के लिए क्या है, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, कि आप प्रमोट कीजिए, आप इस मार्केट को डेवलप कीजिए, तभी आप प्रोड्यूस कर पाओगे और तभी उस प्रोडक्शन का आप यूज़ कर पाओगे। ठीक, थर्ड कंपोनेंट क्या है जी, थर्ड कंपोनेंट है कि आप इतना प्रोड्यूस करोगे तो ज़रूरी तो नहीं है कि 40 से 50 बिलियन जो आपका है वो इंडिया में ही खपत हो उसकी या यूज़ हो, तो आप उसको बाहर भेजोगे एक्सपोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए जी, आपको एक्सपोर्ट प्रमोट करना है। ठीक है, और एक्सपोर्ट प्रमोट क्या करना है जी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री रीच फ्रॉम, अभी कितना है हमारा 14,000 करोड़, इसको कहाँ तक पहुँचाना है, 20,000 करोड़ तक, कब, 2021 एंड 2। और इंश्योर क्या करना है, इंश्योर 10% एवरेज ग्रोथ पर ईयर। ठीक है, हमें इस सेक्टर को 10% हर साल की ग्रोथ हमें दिखानी है टिल 4 ईयर्स। ठीक है, जब तक आपका ये मिशन खत्म नहीं हो जाता। क्लियर। अब इस मिशन के अंडर एक हमने बनाई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, इस क्योंकि हमें जितना बनाना है उसको प्रमोट करना है, किसको, एक्सपोर्ट को, तो हम एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे, एक काउंसिल बनाएंगे जिसका काम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करना है, उसको प्रमोट करना है एक्सपोर्ट के लिए। ठीक, फोर्थ कंपोनेंट क्या है फ्रेंड्स, फोर्थ कंपोनेंट है आपको टेक्निकल टेक्सटाइल, अगर मिशन बनाया आपने, अगर आपको इतनी प्रोडक्शन चाहिए, अगर आपको इस इंडस्ट्री को इतना बड़ा लेके बनाना है, R&D भी करनी है, तो मैन पावर तो चाहिए। तो मैन पावर के लिए आप एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, आप क्योंकि अगर आप एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट की बात करोगे तभी आप R&D कर सकते हो इन सब चीज़ों के ऊपर। ठीक, तो ये आपका नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है फ्रेंड्स, 4 साल के लिए है, जिसका एम है इंडिया में से 16 बिलियन से 40 से 50 बिलियन तक जाना। कब तक, 2024 तक। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको देख रही है। ठीक है, टू रीच दिस बाय 2024। ठीक है, और इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। देखिए फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तो बहुत बड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सब कुछ आता है, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन का नाम ले लीजिए, रोड, रेलवे, वाटरवे, एयरवेज की बात कर लीजिए, आप लॉजिस्टिक सेक्टर की बात कर लीजिए, आप वेयर हाउसिंग की बात कर लीजिए, कोई भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ही, जो हमने अभी डिस्कस किया टेलीकॉम सेक्टर, वो भी आपके इंफ्रा का पार्ट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एज अ होल इज अ वेरी बिग टर्म। बट अब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों, आपने इंडस्ट्री लगा दी बट आपके पास रेल या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो क्या करोगे, इंडस्ट्री की खपत कहाँ होगी, उसका यूज़ कहाँ होगा, एक्सपोर्ट कैसे करोगे, इंपोर्ट कैसे करोगे, कहाँ कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाओगे। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ज़रूरी है, और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने भी आपके इंडिया में आके सबसे पहले जी रेलवे के ऊपर फोकस किया। क्यों, उनको भी पता था इंडस्ट्री लगानी है तो सबसे पहले उसका ट्रांसपोर्टेशन का जरिया चाहिए। क्लियर, तो इसीलिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। तो अब फ्रेंड हमें भी पता है, क्योंकि हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन है 5 ट्रिलियन जो है इस फिगर को टच करना बाय 2025। ये इंडिया का मिशन है 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना। अब 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने के लिए आपको इंडस्ट्री लगानी होगी, यस ज़रूर लगानी होगी, क्योंकि आपको अगर प्रोडक्शन करोगे तभी आप बन पाओगे। अब इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस होगा उसको जगह पे पहुंचाना भी है जहां पे उसकी यूजेस हो सके, उसको एक्सपोर्ट भी करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, वो कैसे होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हर एक जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लेके आई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसके अकॉर्डिंग इसने क्या कहा कि हम 2025 तक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कितना पैसा यूज करेंगे जी, कितने पैसे की खपत करेंगे, 102 लाख करोड़। इतना पैसा से 5 साल में हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्फ्यूज करेंगे। ठीक है, अब आपके लिए जानने वाली चीजें एक तो यही थी
ये 5 साल के लिए मिशन है। दूसरा क्या है जी, इस मिशन में हर एक का शेयर है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें शेयर कितना कंट्रीब्यूट करेगी जी, 39%। स्टेट कितना कंट्रीब्यूट करेगी, 39%। और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, गवर्नमेंट इसको हमेशा ही ज़्यादातर पीपीपी मॉडल के थ्रू, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू प्रोसीड करती है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन है कितना, 22%। और अभी यहाँ पे एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं किया, जो आपके सर्वे में लिखा गया है कि बाय 2025 जो गवर्नमेंट कहती है, वो कह रही है कि जो ये प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है इसको हम बढ़ा के कितना कर देंगे, 30% बाय 2025। ठीक है, ये गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, बट प्रेजेंटली कितना है, 39% एंड 22%। अब फ्रेंड्स, ये जितना भी आपका ये 102 लाख करोड़ की बात की गई है, ठीक है, अब आपका जो 2/3 इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा जाना है, वो ऑलरेडी क्या है, आपके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। अब देखिए ये 102 लाख करोड़ जो है वो बिल्कुल नए प्रोजेक्ट्स में नहीं जाएगा। गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कहीं भी कि सिर्फ और सिर्फ इससे नए प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। उसने कहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट, जैसे कि रोड प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, कोई बंद पड़ा है, उसको चलाना है, उसमें पैसा इन्फ्यूज़ करना है, ये सारा पैसा सारे ही सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक, तो इसके लिए अंडर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में कितने प्रोजेक्ट्स हैं, 42% जो है वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है ऑलरेडी, जिनको गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, अंडर कंसेप्चुअलाइजेशन स्टेज के जिनके कॉन्सेप्ट तैयार किए जा रहे हैं, मतलब वो अब बिल्कुल ही रेडी है कि उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, वो कितने हैं, 32%। ठीक है, तो कितना हो गया ये आपका टोटल 74%, अराउंड आपका 2/3। ये कितना है जी, ये वो है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट पाइपलाइन में है, जिसको कभी भी आप, एक आधा है जो स्टार्ट हो चुका है, बाकी जो है उसको चाहे आप आज स्टार्ट कर लीजिए, और बाकी जो रिमेनिंग है वो है जो आपके फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स चलेंगे। क्लियर। अब एक और चीज़ आपके लिए जो जानने वाली है यहाँ पे, वो है कि इसमें आपका टोटल जो है कि किस सेक्टर में कितना पैसा जा सकता है। फ्रेंड्स, एनर्जी में आपका सबसे ज़्यादा पैसा जो है गवर्नमेंट किस में लगाना चाह रही है, एनर्जी सेक्टर में। ठीक है, 24%। उसके बाद रोड सेक्टर में, देन आफ्टर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देन आफ्टर आपका रेलवे डेवलपमेंट। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये आपका जितना भी आपके सेक्टर्स की बात की गई है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं सेक्टर्स में, क्योंकि यूपीएससी आपको ये भी पूछ सकती है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू सबसे ज़्यादा टेंटेटिव अमाउंट किस में जाने की संभावना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आपका सर्वे वो क्या कहता है, 24% इन एनर्जी सेक्टर, 19% इन रोड सेक्टर, 16% इन अर्बन सेक्टर एंड 13% इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आई थिंक कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए जो ज़रूरी था आप लोगों को जानना, वो यहाँ पे हमने कवर किया। बट एज आई सेड, ऑलवेज सेड, कि हमेशा ही आप ट्राई किया कीजिए कि जितने भी हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसको घर पे बैठ के इंटरनेट के ऊपर उनकी सर्च कीजिए, और जितनी इन्फॉर्मेशन उनसे आप निकाल सकते हो वो निकालिए। और इन्फॉर्मेशन निकालने का सबसे लेजिटिमेट और सबसे ऑथेंटिक जो ज़रिया है वो है आपकी गवर्नमेंट साइट्स। आप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट की साइट के ऊपर जाइए। आप एमएसएमई सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एमएसएमई सेक्टर, आपकी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की साइट है, वहाँ पे जाइए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और आज जितने भी हमने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किए वो पोटेंशियल उसमें क्या है आपके यूपीएससी प्री में टोटल कवर होने का। ठीक है, और आई होप कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया आप लोगों को समझाने का, और आपको समझ भी आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस, आपके सारे डाउट्स जितने भी होंगे वो हम लोग क्लियर करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ